सो गाइस, अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। आज हम जिस हिंदी को जानते हैं उस हिंदी के स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमने लगभग 3500 साल की एक लंबी यात्रा किया है, तब जाकर के आज हम हिंदी तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से। इतिहासकार मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए और आर्यों के आने से ही भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं। आज हम जिस हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं उस हिंदी के स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमने लगभग 3500 साल की एक लंबी यात्रा की है। 3500 साल की एक लंबी यात्रा की है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। इतिहासकार मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए और आर्यों के आने से ही भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। वैदिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम था पाली। पाली के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं। अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं। अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला हमारा है शोर से नहीं अपभ्रंश। दूसरा हमारा है मागधी अपभ्रंश। दूसरा हमारा है मागधी अपभ्रंश। तीसरा हमारा है अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा हमारा है खस अपभ्रंश। पांचवा हमारा है ब्रांचड़ अपभ्रंश। सिक्स हमारा है पैसाची अपभ्रंश। सातवें नंबर पर हमारा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज हम जिस हिंदी के बारे में बात करते हैं उस हिंदी के स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमने लगभग 3500 साल की एक लंबी यात्रा किया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व में आए और आर्यों के आने से ही भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। वैदिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है पाली। पाली के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है अपभ्रंश।
अपभ्रंश में से कौन सा अपभ्रंश? सोर्स यानी अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश। सोर्स यानी अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा? पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, समझने की कोशिश करिए, मैं लिख देता हूं। देखिए पहला हमारा है पश्चिमी हिंदी, दूसरा हमारा है पूर्वी हिंदी, तीसरा हमारा है पहाड़ी हिंदी, चौथा हमारा है बिहारी हिंदी, और पांचवा हमारा है राजस्थानी हिंदी। हिंदी, ठीक है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के विकास के बारे में। आज हम जिस हिंदी को जानते हैं, आज हम जिस हिंदी को पढ़ते हैं, लिखते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमने एक यात्रा किया। लगभग 3500 साल पहले एक लंबी यात्रा शुरू हुई, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? वैदिक संस्कृत से। इतिहासकार मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए, और आर्यों के आने से ही भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। वैदिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है पाली। पाली के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश में से कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कौन सी बोली? खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी क्या है? हिंदी हमारी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। उन्नीस सौ 49 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ, राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी हिंदी? खड़ी बोली को हम राजभाषा हिंदी के तौर में हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हिंदी का आखिर में विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी का विकास हुआ है आज से लगभग 3500 साल पहले हमने एक लंबी यात्रा किया। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। इतिहासकार मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए, और आर्यों के आने से ही भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहली कौन सी भाषा शुरू हुई? वैदिक संस्कृत हुई, ठीक है। वैदिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है पाली। पाली के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश में से कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कौन सी बोली? खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी क्या है?
हिंदी हमारी राजभाषा है, 1949 में इसको क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए हम ये जो जितना मैं अभी बताया हूं, इसका विकास क्रम बताया हूं, इसको हम 3 काल खंडों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 काल खंडों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तीन कालखंडों में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ेंगे। हम जितना अभी हम पढ़े हैं, मैं आपको बताया हूं, विकास क्रम बताया हूं, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली के बाद से प्राकृत, प्राकृत के बाद से अपभ्रंश, अपभ्रंश में से कौन सा अपभ्रंश, सौर्षणीय अपभ्रंश, सौर्षणीय अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कौन सी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली हमारी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, 1949 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम इसको 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय होगा कब से कब तक होगा, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, दूसरा हमारा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय भाषा का समय कौन सा है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ठीक है, हमारा तीसरा होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक। ठीक है, अब तक समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि आज हम जिस हिंदी के बारे में बात करते हैं, उस हिंदी के स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमने लगभग 3500 साल पहले एक लंबी यात्रा किया। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। इतिहासकार मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए और आर्यों के आने से ही भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। वैदिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है पाली। पाली के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत के बाद से एक नई भाषा जन्मी, उसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश में से कौन सा अपभ्रंश, सौर्षणीय अपभ्रंश। सौर्षणीय अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कौन सी बोली, खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। 1949 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, हम जो ये अपभ्रंश के 7 प्रकार है, हम इसको अलग से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब अपभ्रंश के 7 प्रकार हैं, हम इसके बारे में अलग से विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषा की ये जो 5 उपभाषाएं हैं, इसके बारे में भी हम अलग से विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। लेकिन हम सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में, तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तब पहले हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात करेंगे। तो इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। इसमें हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सौर सैनिक को देखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, इसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, आप इसका क्या करो, नोट्स बना लो। ठीक है,